हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वह है v²/r, जहाँ v क्या है, यह टेंजेंटियल वेलोसिटी है, और r क्या है, यह रेडियस ऑफ रोटेशन है ना। ये जो बॉडी रिवॉल्व कर रहा है ये इसका रेडियस हुआ है। इसका जो सर्कुलर पाथ है इस बॉडी का, इस सेंटर के अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो आर रेडियस हुआ इसके सर्कुलर पाथ का। और वी क्या हुआ, इसका टेंजेंटियल वेलोसिटी हुआ। चूँकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसी ए सी का यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमको डेरिवेशन करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफ़र। तो सबसे पहले आता है कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, इसका डेफिनेशन क्या है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सबसे पहले समझ लेते हैं इसका डेफिनेशन, कि यह जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो क्या होता है, तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करने लगता है। और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, हमेशा रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ होता है ना। इसीलिए और ये जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है ना, ये जो सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है उसी के तरफ होता है अलोंग द रेडियस। इसका डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है ना। तो यही वह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं पीला ऐसा पार्टिकल है, येलो कलर का पार्टिकल है, ये जो है अपने सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, और इसका डायरेक्शन हर समय जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का किधर है, सेंटर की तरफ। ये रेड कलर का तीर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ है हर समय। तो ये जो रेड कलर का तीर है ना सेंटर की तरफ, ये दर्शा रहा है कि इस पार्टिकल पे हर समय जो है ना सेंटर की तरफ सेंटर सीकिंग सेंट्रीपिटल फोर्स लगता ही रहता है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है, सपोज कि एक पार्टिकल है, यह क्या कर रहा है, यह कांस्टेंट स्पीड से जो है ये घूम रहा है। ये पीला वाला पार्टिकल देख रहे हैं, ये सेंटर ओ है। अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा, फाई और डी थीटा पर, आगे जाके आपको पता चलेगा फाई डी थीटा क्या है। अभी इस पर ध्यान नहीं देना। अभी ध्यान दीजिए कि ये गोल गोल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। ये पार्टिकल किसके अबाउट है, सेंटर के अबाउट। और इसका जो स्पीड है वह क्या है, वह कांस्टेंट है ना। यानी ये किस तरह का मोशन हो गया, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। वैसा सर्कुलर मोशन जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट हो, इस तरह का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है ना। तो अब मान लीजिए एक ऐसा क्षण आया जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी, है ना, हम उस क्षण की बात कर रहे हैं। हम पूरा सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर पाथ के अलावा, तो उस क्षण की बात कर रहे हैं जब यह पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा था। तो उस समय जो है पॉइंट ए पर इस पार्टिकल का जो टेंजेंटियल वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, वह वी आई होगा। ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको मान लिए इनिशियल वेलोसिटी वी आई मान लिए। इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, जी के तरफ होगा, ए से जी के तरफ टेंजेंट हुआ ये, यही हो गया वी आई इनिशियल वेलोसिटी। जब पार्टिकल पॉइंट ए पे था गोल गोल घूमते हुए, जब बी पर पहुंचा, बी को यहाँ मान लिए एक तरह से, अभी मान लेते हैं फाइनल पॉइंट की तरह, ए से बी तक गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी बी पॉइंट पर इस पार्टिकल का, तो वह इसके अलोंग जो टेंजेंट होगा ना वही डायरेक्शन देगा। यानी ये हो गया वी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी किसका, इस पार्टिकल का, कहाँ, पॉइंट बी पर, है ना। ये टेंजेंटियल वेलोसिटी है, डायरेक्शन किस तरफ है, बी से सी के तरफ टेंजेंट है। ठीक है, तो ये वी एफ का डायरेक्शन और हो गया जो ब्लिंक हो रहा है वी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी। और वी आई क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए को जोड़ देंगे हम लोग सेंटर ओ से, और पॉइंट बी को भी जोड़ देंगे हम लोग सेंटर ओ से। देख रहे हैं यहाँ एनिमेशन में, खतरनाक एनिमेशन है। इसमें बता रहा है कि पॉइंट ए जुड़ गया सेंटर ओ से और बी भी जुड़ गया किससे, सेंटर ओ से, है ना। तो अब कह रहा है कि ए ओ जो है, ये जो ए है, ये जो ए से ओ तक हम जोड़े और फिर बी को ओ तक जोड़े हम, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बी ओ जो है ए ओ के बराबर होगा। बी ओ क्या होगा हमारा, ए ओ के बराबर होगा। ये बी ओ जो है ए ओ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो रेडियस ही है इस सर्कुलर पाथ का। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल लेंथ का होगा। ठीक है,
तो इतना सा पता चल गया। तो अब जब ये बी ओ जो है ए ओ के बराबर है, क्यों? क्योंकि बी ओ और ए ओ दोनों क्या है, सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया। तो हम कह सकते हैं, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए ये भी फाई होगा, और एंगल ओ ए बी है ना, ये भी फाई होगा। दोनों क्या होगा, दोनों जो है फाई होगा। कौन दोनों? एंगल ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल ओ बी ए, ओ बी ए ऐसे करके गया और ऐसे करके आया, ओ बी ए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है किसके बराबर होगा? ओ ए बी के बराबर होगा, है ना, इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ बी ए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी इसका दो साइड बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होगा, जो कि 5 मान लिए, है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अब कंसिडर करना है हमको ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल ब्लिंक हो रहा है ना, ये ए ओ बी। तो हम कह सकते हैं इस ए ओ बी का जो सभी एंगल्स का जो इंटीरियर जो होगा, उसका जो सम होगा, हाँ, सभी एंगल्स का जो इंटीरियर का जो सम होगा, इंटीरियर एंगल, सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वह कितना होगा? वह 180 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो इंटीरियर, सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वह क्या होता है? वह 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो डी थीटा है और ये जो फाई है और ये फाई जो है, तीनों को जब जोड़ेंगे, यानी डी थीटा प्लस फाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डी थीटा इज इक्वल टू 2 फाई, डी थीटा प्लस 2 फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किए फर्दर, तो क्या निकला? 2 फाई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डी थीटा। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डी थीटा बाई 2। क्लियर हो गई बात? अब आगे हम कह सकते हैं एंगल जी ए बी, है ना, एंगल जी ए बी, कौन सा एंगल? ये जो हो गया जी ए बी, ये जो एंगल हो गया, है ना। फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे। एंगल जी, ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हो गया यहाँ से जी यहाँ तक ए, और फिर ये यहाँ तक गया। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, है ना। क्लियर हो गया? ये हो गया एंगल जी ए बी। ये किसके बराबर होगा? ये एंगल ए बी डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए बी डी के बराबर होगा, है ना। तो और ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस 5। ये कितना होगा? 90 माइनस 5। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे कह दिए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? तो उसका कारण है, हम क्या शुरू में बताए थे कि ये जो लाइन जा रहा है ना, ये लाइन क्या है? ये लाइन, ये एक टेंजेंट है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। तो ये लाइन क्या है? ये एक टेंजेंट लाइन है। ये वाला जो लाइन गया है ना, ये यहाँ से, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये लाइन एक टेंजेंट लाइन गया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो एंगल होगा ना, यहाँ से ले करके ये फिर यहाँ तक, ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो लाइन है, ये भी टेंजेंट है ना। तो यहाँ से ले करके ये वाला जो एंगल हो गया, यानी ओ ए जी, ये क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ भी क्या है? ओ बी, और इधर मान लीजिए इसको एन मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं ओ बी एन, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला जो लाइन बना ना, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये जो एंगल हुआ ना, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और उसके बाद ये जो एंगल हो गया ना, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है? और इतना सा एंगल क्या है? यह फाई है। और इतना सा एंगल क्या हो गया? यह भी फाई है। ठीक है? तो 90 माइनस 5 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? तब हमको ये वाला एंगल निकल जाएगा। फिर इधर 90 माइनस 5 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? तब हमको ये वाला एंगल निकल जाएगा।
बात को समझें, फिर से हाईलाइट कर देते हैं। यानी 90 माइनस 5 करेंगे तो हमको ये वाला एंगल निकल जाएगा, और 90 माइनस 5 करेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात? यानी 90 माइनस 5 करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? हमको निकल जाएगा GAB, एंगल GAB निकल जाएगा, है ना, ये एंगल GAB। और फिर इधर भी 90 माइनस 5 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? ABD निकल जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 5। इसीलिए कह सकते हैं कि दोनों एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और कितना वैल्यू है? 90 माइनस 5 है। अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करते आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्लिंक हो रहा है यही है दोनों एंगल, यही है GAB और ABD, यही है 90 माइनस 5, ये जो ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि एंगल BDA दैट इज इक्वल टू एंगल बीटा, एंगल BDA दैट इज इक्वल टू एंगल बीटा। ये जो एंगल हो गया, ये जो एंगल हो गया BDA एंगल, ये क्या हो गया? ये हो गया एंगल बीटा। कौन सा एंगल? BDA। ये जो आया है ना लाइन हमारा, ये देखो BD और यहाँ तक A, तो ये जो हमारा एंगल हो गया ना, ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये वाला एंगल जो है ना, ये हो गया हमारा बीटा एंगल। कौन सा एंगल हो गया? एक बार फिर से मैं बनाता हूँ। ये वाला जो एंगल हो गया ना, ये वाला एंगल हो गया बीटा एंगल। ठीक है, तो जब ये मेरा बीटा एंगल निकल गया, यानी BDA क्या निकला? मेरा बीटा एंगल मान लिए हम इसको। ठीक है, तो हम आगे क्या कह सकते हैं? तो हम आगे कह सकते हैं इसके आगे कि सम जो होता है, ये तीनों जो ट्रायंगल है BDA, जो ये जो ट्रायंगल है जो ब्लिंक कर रहा है, इसके तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वह कितना होगा? वह 180 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल बीटा, ये जो एंगल बीटा हो गया, यानी BDA जो हो गया, और उसको किससे जोड़ेंगे? उसको जोड़ेंगे हम लोग 90 माइनस 5 प्लस 90 माइनस 5, ये दो एंगल और जोड़ेंगे उसमें। यानी कि हम पहले बता चुके थे कि ये जो BDA ट्रायंगल है, इसका जो एंगल है ABD एंगल, वह क्या है? 90 माइनस 5 है। और इसका BAD एंगल क्या है? वह भी 90 माइनस 5 है। और इसका BDA एंगल क्या है? वह बीटा है। तो तीनों जोड़ेंगे जब इस BDA ट्रायंगल का तीनों इंटीरियर एंगल को, तो ये क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये हमारा एंगल 180 डिग्री हो गया, तो ये एंगल 180 डिग्री होने का मतलब हुआ ये सम हुआ, तीनों एंगल, तीनों इंटीरियर एंगल्स के सम हो गए 180 डिग्री। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बीटा का वैल्यू अब हम लोग निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 25। अब बोलोगे ये कैसे हुआ? तो ये 90 और ये 90 जब हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 180 डिग्री, और ये 5 और ये 5 जुड़ा तो क्या हो गया? माइनस 5 हो गया। ये समूचा पार्ट जो है ना, इस लेफ्ट साइड से उठ करके किधर आ गया? इधर राइट साइड में आ गया। तो ये 180 डिग्री में माइनस हो गया ये पूरा इतना सा पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया एंगल बीटा, यानी हमारा ये एंगल BDA, हमारा बीटा क्या है? ये बीटा हमारा है, ये है हमारा एंगल BDA, और हमारा एंगल BDA क्या निकल गया? ये हमारा BDA एंगल क्या हो जाएगा? तो इसको फर्दर हम कह सकते हैं कि एंगल बीटा बराबर 25 होगा, क्योंकि 180 डिग्री और 180 डिग्री कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 25। यानी मेरा जो BDA एंगल है, एंगल बीटा है जो कि BDA एंगल है, वह 25 हो गया। यानी बीटा बराबर क्या हुआ? 2 और 5। तो 5 हमारा जो है वह क्या है? वह 180 डिग्री माइनस D थीटा बाय 2 है। 5 हमारा क्या है? पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, माइनस थीटा बाय 2 यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए थे, याद कीजिए, पीछे ले आए तो यहाँ देखिए ये 5 निकाले थे ना हम लोग, 180 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा आया, यहाँ हम इस 5 को फिट कर देंगे, यहाँ 5 को फिट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 और ये 5 का वैल्यू हो गया तो मेरा बीटा निकल जाएगा। बीटा क्या है? BDA, एंगल BDA। तो बीटा बराबर 180 डिग्री माइनस D थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 कट गया। तो यानी बीटा एंगल जो कि है एंगल BDA जो है, उसकी वैल्यू कितनी निकली? वह निकली 180 डिग्री माइनस D थीटा।
मान लीजिए कि एंगल जी डी बी जो है, ये जो अल्फा जो ब्लिंक कर रहा है, तो इसको हम अल्फा मान लिए। ये जो एंगल जी डी बी है इसको हम अल्फा मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो ये अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा, क्योंकि एंगल बी डी ए बीटा निकला है। तो एंगल जी डी बी क्या होगा, वह हो जाएगा 100 डिग्री माइनस बीटा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। जी ए क्या है, ये जो जी डी ए है ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर ये एंगल है ना, ए डी बी। कितना है इसका वैल्यू, ए डी बी का वैल्यू कितना है, तो ये जो एंगल ए डी बी है यही तो बीटा एंगल है, तो ये बीटा है, तो 180 डिग्री में बीटा घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, अल्फा। तो वही किया गया, यहाँ अल्फा निकल गया। तो यहाँ अल्फा बराबर फाइनली हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस बीटा। बीटा का वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले, बीटा का वैल्यू अभी अभी हम लोग क्या निकाले, वह निकाले 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग ये जो बीटा है ना, इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिला, फर्दर इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो हमको अल्फ़ा क्या आया, वह डी थीटा आया। अल्फ़ा क्या आया, डी थीटा आया। अब अल्फ़ा क्यों जरूरी अभी पता चल जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना हुआ, इस डी थीटा के बराबर हुआ। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, देखिए ये जो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा था तो पार्टिकल यहाँ से चल करके यहाँ आया, है ना। एक बार फिर से थोड़ा एनिमेशन को आगे जाने देते हैं तब साफ हो जाएगा। एक मिनट। तो ये हम लोग देख रहे थे, अभी हम लोग वापस आते हैं स्लाइड में। हाँ, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से चल करके आ रहा है ना। तो ये हमको क्या बता रहा है, ये अभी मैं बताता हूँ आपको। ये जो देखो, समझो जरा सा इसको, कि अल्फ़ा बराबर डी थीटा का है। ये वाला एंगल जो, ये अल्फ़ा किसके बराबर है, डी थीटा के। और ये डी थीटा क्या है, यही तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब पार्टिकल गोल घूमते हुए इस आर्क के एलोंग, इस ए बी आर्क के एलोंग जो है गोल घूमते हुए जब ए से बी तक जा रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी थीटा हो रहा है। तो ये डी थीटा क्या हो गया, ये डी थीटा एक तरह से वेक्टर आई और वेक्टर वी आई और वेक्टर वी एफ, यानी जो टेंजेंटियल वेलोसिटी है और ये जो फाइनल वेलोसिटी है, पॉइंट ए पे जो टेंजेंटियल वेलोसिटी और पॉइंट बी पे जो फाइनल वेलोसिटी है, दोनों के बीच में जो एंगल है वह कितना है, वह अल्फा एंगल है। और ये किसके बराबर है, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों वेक्टर जो है वी आई और वी एफ जो है, इस दोनों के बीच में उतने एंगल होगा जितना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पार्टिकल का ए से बी तक आर्क, ए बी आर्क के अलोंग घूमने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेंटर पे, ये जो आर्क ए बी जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, तो इसी एंगल डी थीटा के बराबर होगा वह एंगल जो एंगल की वेक्टर आई और वेक्टर वी एफ, वेक्टर वी आई और वेक्टर वी एफ के बीच में जो एंगल होगा ना, वह भी डी थीटा एंगल होगा। और ये पता करना बहुत ज़रूरी था। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये हम पहले पता किए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डेरिवेशन में ये पहले पता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अब हमको पता चल गया कि जब कोई भी सर्कुलर मोशन होता है उसमें पार्टिकल जब किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो इस दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वह किसके बराबर होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस दो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के बराबर होता है। जो पॉइंट ए पे जो पार्टिकल का टेंजेंटियल वेलोसिटी वी आई होगा और जो पॉइंट बी पर जो पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी बी एफ होगा, वी एफ होगा, इस दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वह ठीक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। क्योंकि पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी, ये पॉइंट ए को करस्पॉन्ड कर रहा है, और वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी को करस्पॉन्ड कर रहा है ना। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ है, वो हुआ है पॉइंट ए से पॉइंट बी आर्क के अलोंग जाते हुए सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना पार्टिकल का। तो बात समझ में आ गई कि दोनों वेक्टर के बीच में जो है उतने एंगल होगा जितना का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग एक्चुअल डेरिवेशन जो अब यहाँ से जो है हम लोग शुरू करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात ये देखिए, ये आपको समझाने के लिए अभी तक बताएं डेरिवेशन में इसका, अभी देखिए कैसा खतरनाक इस्तेमाल होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन में। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि डी थीटा का नाता क्या है वी आई और वी एफ से। ये जो
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा होता है उसका वी आई और वी एफ से क्या नाता है वो अब आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो है ये एक्चुअल वैल्यू जो है एसेलरेशन, सेंट्रीपिटल एसेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर बाय आर, इसको अभी हम लोग निकालेंगे, है ना। तो मान लीजिए पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये बड़ा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। ए से बी अगर छोटा रहेगा तो क्या होगा, ये सर्किल के सरकमफ्रेंस पर, इस सर्कुलर पाथ पर जो है बिल्कुल सीधा होगा। क्यों सीधा है, क्योंकि ये जो डी थीटा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये क्या है, ये बड़ा छोटा है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ वैल्यू, कोई भी वैल्यू जब छोटी होती है ना तो उसको डी से आगे लगा के यानी डिफरेंशियल फॉर्म में उसको दिखाया जाता है। यानी जैसे डी थीटा बोल दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा बहुत छोटा है। डी एक्स बोल दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बहुत छोटा है, ये इन्फाइनेटसिमली स्मॉल है। छोटा है मतलब ऐसा वैसा छोटा नहीं है, बहुत छोटा है, लगभग जीरो हुआ नहीं है लेकिन जीरो के तरफ लगभग पहुंच गया है, इतना छोटा है कि। तो इतना छोटा कोई चीज़ होगा तो वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर जो आर्क बनाएगा ना, इतना छोटा एंगल, वो आर्क लगभग एक सीधा लाइन जैसा दिखाई देगा। आ गई बात समझ में। तो वही बात है। तो ये हो क्या रहा है, ये पार्टिकल घूम रहा था पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। जब पार्टिकल गया तो पॉइंट ए का कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी, और पॉइंट बी का कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल टेंजेंशियल वेलोसिटी वी एफ है ना। तो ए से बी तक जा रहा है पार्टिकल, तो हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मान लीजिए केस है, जिसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यानी जो वैल्यू वी आई का जो मैग्नीट्यूड होगा, वी आई वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, वही जो है वी एफ टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा। मान लिए दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वह वी है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वह बहुत इनफाइनेटसिमली स्मॉल है। यानी ये जो पार्टिकल गया है ना यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डी थीटा है। कब होता है ये, जब पार्टिकल ए से बी के तरफ जा रहा है यहाँ, यानी वेक्टर वी आई और वी एफ के बीच में जो एंगल होगा वह डी थीटा एंगल होगा, है ना। आप देख लो, इन दोनों वेक्टर का पूंछ को मिलाएं, यहाँ पर टेल को मिलाएं तो ये कितना हुआ, ये डी थीटा हुआ। यही तो अभी अभी डेरिवेशन से पहले जो हम लोग निकाले थे, यही ना निकाले थे कि ये वाला वेलोसिटी वेक्टर और ये वाला वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वह उतना ही होगा जितना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं वी एफ और वी आई के बीच में एंगल कितना होगा, डी थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना होगा। और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल से फाइनल के तरफ, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, है ना, डी वी, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल वन बन गया। ये जो ट्रायंगल बना ना, ये ट्रायंगल वन इसको बोल दिए, ठीक है। इसको हम अब ऐसे घुमा दिए। अभी कैसे था ये ट्रायंगल, ऐसे वर्टिकली है, यानी कि अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएं इधर, है ना। अब डी वी इधर आ गया राइट साइड में, वी एफ ऊपर आ गया, वी आई नीचे आ गया, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल वन। अब आता है हमारा ये दूसरा ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये भी बन गया, ये आर है, ये आर है, ये डी थीटा है ना। और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क हो गया, ये डी एस क्या हो गया, आर्क हो गया। किसका आर्क हो गया, इस डी थीटा एंगल का आर्क हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि ये डी एस जो आर्क है ना, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ये साइड हो गया, साइड आर्म हो गया, ये रेडियस, है ना। तो ये दो ट्रायंगल बहुत ज़रूरी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिराइव करने में, फार्मूला को वी स्क्वायर बाय आर को डिराइव करने में ये दो ट्रायंगल बहुत ज़रूरी है। अब इस दो ट्रायंगल में क्या करेंगे, सिमिलैरिटी इस्टेब्लिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये 1 और 2 सिमिलर है। अब क्यों सिमिलर है वो भी बता देते हैं। देखिए, ये वाला एंगल डी थीटा है क्योंकि ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी डी थीटा है क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना। अभी अभी हम लोग ये बात को साबित किए थे, वो शुरुआत जो किए, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो किए, है ना, डेरिवेशन से पहले, वो इसी चीज़ के लिए तो किए थे, ठीक है। आप समझ में आया, यूज़ यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल डी थीटा, दोनों आर्म जो है इसके बीच में एंगल डी थीटा, है ना, ये चीज़ है।
और क्या, ये आर्म और ये आर्म दोनों क्या है, रेडियस है, दोनों रेडियस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, है ना। ये डी थीटा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। उसी प्रकार वी एफ जो है वी आई के बराबर है। अभी अभी बताए थे ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है जिसमें कि वी एफ जो है उसका मैग्नीट्यूड वी आई के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी वी मान लिए। यानी एक तरह से हम अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए ये, तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी होगी, वी के बराबर होगी, सिर्फ वी मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। और इसकी लंबाई क्या होगी, ये भी वी के बराबर होगी। तो ये दोनों आर्म क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों एंगल सिमिलर है बाय द रूल ए, यानी एंगल 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 रूल के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलैरिटी समझना है तो क्लास 7-8 का मैथ्स उल्टाइए, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको सिमिलैरिटी दो ट्रायंगल के बीच में, है ना। आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। अब चलो, तो ये साबित हो गया 1 और 2 दोनों सिमिलर है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। यानी हम कह सकते हैं डी वी बाई वी एफ दैट इज इक्वल टू डी एस बाई आर। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ये जो साइड्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो उनका रेशियो जो होता है ना वो भी इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डी वी है, ये वाला साइड बाय ये वाला साइड किसके बराबर होगा, वह होगा ये वाला साइड बाय ये वाला साइड। क्लियर हो गया बात। तो वही हम किए यहाँ पर, डी वी बाय वी एफ, ये हो गया ये वाला पार्ट है ना, डी वी बाय वी एफ, और किसके बराबर होगा, डी एस बाय आर के, ये हो गया डी एस बाय आर। क्लियर हो गई बात। डी वी बाय वी एफ इज इक्वल टू डी एस बाय आर। क्यों, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल जो है सिमिलर है टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब जब हम लोग ये पता कर लिए, ये वाला रेशियो हमको, ये इक्वेशन हमको मिल गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वी एफ के जगह हम वी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग वी एफ जो है वी आई दैट इज इक्वल टू वी, यानी ये वाला वी एफ और ये वी आई जो है दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो कि वी माने थे, है ना। तो हम यहाँ वी एफ के जगह जो है यहाँ पर वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस जगह वी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये वी एफ की जगह। तो वही किए हम यहाँ पर, यही कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है ना हमारा डी वी बाय वी दैट इज इक्वल टू डी एस बाय आर, इसका दोनों साइड को जो है ना हम लोग डी टी से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, डी टी से। डी टी क्या हुआ, बहुत स्मॉल टाइम, छोटा समय, इनफाइनेटसिमली स्मॉल टाइम, यानी टाइम का डिफरेंशियल हुआ डी टी, तो ये बहुत छोटा समय हुआ। ये लगभग ज़ीरो के बराबर है, लेकिन ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के बराबर नहीं कर सकते, ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन ये अभी ज़ीरो नहीं हुआ है, इतना छोटा टाइम है। तो ये डी टी को दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, राइट एल एच एस में भी डिवाइड कर दिए, ये हो गया हमारा एल एच एस, और आर एच एस में भी डी टी को हम डिवाइड कर दिए, ये रहा हमारा प्यारा सा डी टी, ये भी डी टी हो गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डी वी बाई डी टी इंटू 1 बाई वी कर दिए, है ना। बात समझ में आ रही है, डी वी बाई डी टी इंटू 1 बाई वी, 1 बाई आर इंटू डी एस बाई डी टी। मतलब करना क्या है, डी एस को उठा करके इधर ले आओ और आर को उठा करके इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर दिए। उसी तरह से इधर भी डी टी को उठा के इधर ले आओ और वी को उठा करके इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जो है हम लोग ये इक्वेशन हमारा सामने में तैयार है। अब हम लोग कह सकते हैं कि डी वी बाई डी टी क्या होता है, ये तो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जब आप वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, या यही तो हो रहा है यहाँ। ये इक्वेशन का मतलब क्या, ये जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी, डिफ्रेंशियल वाला ये वीडियो भी जाके देख लीजिएगा डिटेल में। और अगर जानना है डिफ्रेंशिएशन के बारे में, डिफ्रेंशिएशन स्लैश कैलकुलस नाम से सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, जाइए उसको देखिए। हमारे चैनल पर पूरा डिफ्रेंशिएशन खंगाल दिया है एनिमेशन के साथ। चलिए, तो अब ये डी वी बाई डी टी हो गया। तो डी वी बाई डी टी, जैसे हम लोग बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टी के टर्म्स में। डी वाई बाई डी टी, इसका मतलब क्या हुआ, वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टी के टर्म्स में। वैसे डी वी बाई डी टी मतलब वी को डिफ्रेंशिएट के टाइम के टर्म्स में। तो वेलोसिटी जब टाइम के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा यहाँ। और जब हम लोग डिस्टेंस को
टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, स्पीड देगा हमको। क्लियर हो गई बात। तो हमको पता चल गया ds/dt स्पीड होता है ना। ये जो हमारा ds/dt है ये क्या देता है, स्पीड देता है। और dv/dt क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। dv मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये भी हो गया एक्सेलरेशन। चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, ये हो गया हमारा स्पीड। तो ये हमारा बन गया। अब हम लोग इस इक्वेशन को जो है सॉल्व कर देंगे, ये वाला इक्वेशन। तो क्या आएगा हमको, ये आ गया AC दैट इज इक्वल टू v²/r। और इस प्रकार हम लोग जो है फार्मूला जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो है वह डिराइव कर लिए और हमको पता चल गया, है ना। तो मज़ा आया, इंटरेस्टिंग लगा। तो आप ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग सीख गए, है ना। और बहुत ही ईजी है, आराम से हम लोग कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है एनिमेशन में, एकदम मज़े मज़े में सीख रहे हैं। अब आता है कि ये जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब वह किसी यूनिफॉर्म v स्पीड से घूम रहा हो, तो उस एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वह क्या होगा, वह होगा v²/r होगा मैग्नीट्यूड। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, इसका डायरेक्शन किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है, हमेशा ये सेंटर की तरफ होता है। ये तीर से बता रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, इसीलिए इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है ना। क्योंकि ये इसका डायरेक्शन जो होता है ना इस एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वह हमेशा रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ होता है। तो ये जो सेंट्रीपिटल वर्ड है ना, ये ग्रीक टर्म से आया, जिसका मतलब होता है सेंटर सीकिंग, यानी जो सेंटर को ढूंढ रहा है, सेंटर को खोज रहा है, या सेंटर की तरफ जो हमेशा लग रहा है, उस सेंटर सीकिंग है ये एक्सेलरेशन, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है, उसी तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि उसका वेलोसिटी जो है और रेडियस जो है उस सर्कुलर मोशन का, वो जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है ना वो लगातार चेंज होता रहता है। किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, है ना। जिस तरह से वेलोसिटी, टेंजेंटियल वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है, मैग्नीट्यूड वही रहता है, उसी तरह से सेंट्रीपिटल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसी तरह से एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो है उसका मैग्नीट्यूड भी बदलता रहता है और उसका डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहता है, सॉरी, मैग्नीट्यूड v²/r होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ v और r कांस्टेंट है, v और r कांस्टेंट है, और मैग्नीट्यूड जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, इसीलिए कांस्टेंट है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, वह एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। यहाँ क्या है, एक वेरिएबल वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो चलिए, इसी के साथ आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, है ना। इस एनिमेटेड वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट अस, है ना। और ठीक है, तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा, कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर लिखिए, है ना। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।